नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म, एक बच्ची की रहस्यमयी कहानी। अच्छा। और ये हमें ले जाते हैं उत्तराखंड के घनस्यारी गांव। वहाँ की एक छोटी बच्ची है, आन्या। आन्या। हम्म तो दावा ये है कि उसे अपना पिछला जन्म याद था। और यही यही आज हमारी पड़ताल का मतलब फोकस है। हाँ, और ये कहानी सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल उठाती है ना कि भाई बचपन की कल्पना और वो यादें जिन्हें हम आम तर्क से नहीं समझ सकते, उनके बीच कहाँ है वो लकीर। सही बात। मतलब लेख का पॉइंट यही है कि एक 3 साल की बच्ची, सिर्फ 3 साल की, कैसे उन जगहों, लोगों, घटनाओं को याद कर सकती है जो उसने इस जीवन में देखे ही नहीं। हाँ, खासकर अपनी मौत का जिक्र, वो तो और भी चौंकाने वाला है। बिल्कुल, वो सबसे अहम बात है शायद। आन्या की इस थोड़ी रहस्यमयी कहानी में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि ये लेख हमें क्या बताता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के घनस्यारी गांव से। शांत सी जगह। वहां एक स्कूल टीचर हैं, रमेश, और उनकी पत्नी सुशीला। उनके घर अन्या का जन्म हुआ। ठीक है। लेख में उसके दिखने के बारे में भी लिखा है थोड़ा, कि गोरी थी, भूरी आंखें थी और माथे पर एक छोटा सा तिल भी था। अच्छा, काफी डिटेल में बताया है। हाँ, तो शुरुआती जीवन तो बच्चे का जैसा होता है वैसा ही था, सामान्य। लेकिन कहानी में मोड़ कब आया? कुछ तो असामान्य हुआ होगा। बिल्कुल। वो हुआ जब आन्या लगभग 3 साल की हुई। लेख कहता है कि यहीं से वो बातें शुरू हुईं जो जो आम बच्चों की बातों जैसी नहीं थी। 3 साल की उम्र में क्या कहने लगी वो? हाँ, लेख बताता है कि वो अचानक नैनीताल का जिक्र करने लगी। अपनी माँ सुशीला से कहती, माँ, मुझे अपने घर ले चलो ना, मेरा घर तो नैनीताल में है। अरे, नैनीताल! और माँ बाप रमेश और सुशीला, उनका क्या कहना था? वो तो चौंक गए। लेख में साफ लिखा है कि वो लोग खुद कभी नैनीताल नहीं गए थे। मतलब घर में भी कोई ऐसी बात नहीं होती थी नैनीताल की। ये वाकई में अजीब बात है, क्योंकि बच्चे अक्सर सुनी सुनाई बातें दोहराते हैं ना। हाँ, पर एक ऐसी जगह को अपना असली घर बताना जहां वो कभी गए नहीं, जिसका कोई जिक्र नहीं, ये तो माँ बाप के लिए सिर्फ हैरानी नहीं, शायद थोड़ी चिंता वाली बात भी हो गई होगी। हाँ, लेख भी यही इशारा करता है। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये चलता रहा। अच्छा, मतलब बार बार कहती थी। हाँ, टीवी पर या किसी फोटो में भी नैनीताल दिख जाता तो फौरन पहचान लेती, कहती देखो नैनीताल। हम्म। और तो और वो नैनीताल के बाजार, वहां चूड़ियों की दुकान, यहाँ तक कि फूल बेचने जैसी बातें भी करने लगी। फूल बेचना, चूड़ियों की दुकान, ये तो बहुत खास बातें हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम लेना नहीं था, उस जगह के जीवन की छोटी छोटी डिटेल्स थीं। हाँ, यही बात कहानी को और उलझा देती है। लेख कहता है कि माँ बाप ने शुरू में सोचा होगा कि बच्ची है, कल्पना कर रही है। हाँ, स्वाभाविक है, कौन मानेगा एकदम से। पर शायद टाला नहीं गया उनसे ज्यादा दिन। नहीं, लेख के अनुसार उनकी सोच तब बदली जब आनिया उन गलियों और रास्तों का जिक्र करने लगी जहां वो कभी गई ही नहीं थी। और उसकी बातों में एक स्पष्टता थी, कॉन्फिडेंस था। जैसे से सब पता हो। हाँ, जो आमतौर पर बच्चों की मनगढ़ंत कहानियों में नहीं होता। तब माँ बाप की हैरानी जो थी, वो गहरी चिंता बन गई। हाँ, समझ सकती हूँ, ये दुविधा वाली स्थिति है। एक तरफ बच्ची की बातें हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, दूसरी तरफ उन बातों में एक अजीब सी सच्चाई झलक रही है। क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति। तो उन्होंने क्या किया? कोई मनोवैज्ञानिक को दिखाया या? नहीं, लेख बताता है कि रमेश ने फिर एक फैसला लिया, मुश्किल फैसला, कि वो आनिया को नैनीताल ले जाएंगे। अच्छा, नैनीताल ले जाने का फैसला। हाँ, ये देखने के लिए कि क्या उसकी बातों में कोई दम है भी, या ये सब बस बस उसकी कल्पना है। ये बड़ा कदम था। मतलब सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, ये अपनी बेटी की बात की तह तक जाने की कोशिश थी। हाँ, और यही यात्रा कहानी का टर्निंग पॉइंट बनी। तो क्या हुआ नैनीताल पहुंचकर? वही तो, रहस्य और गहरा गया। लेख के मुताबिक जैसे ही वो लोग गाड़ी से उतरे नैनीताल में, हाँ। आनिया बिना कुछ कहे, बिना झिझके एक पुरानी संक्रीसी गली की तरफ भाग खड़ी हुई, जैसे उसे पता था कहाँ जाना है। 3 साल की बच्ची, अनजान शहर में। हाँ, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, जैसे अपने घर की तरफ जा रही हो। बिल्कुल। और वो भागकर एक पुराने टूटे फूटे से मकान के सामने रुकी, खंडर जैसा। और और लेख में लिखा है, उसने कहा, यही था मेरा घर, यही नीचे। और फिर वो उस जगह को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। ओहो, बेचारी। उसने अपनी माँ से कहा,
माँ, मुझे यहाँ आग लग गई थी, मैं अंदर फंस गई थी। ते सुनना। ये सिर्फ यादें नहीं लगती हैं, जैसे वो उस दर्द को फिर से जी रही हो। हाँ बिल्कुल, जो बातें अब तक सिर्फ हवा में थीं, वो अब एक असली जगह और एक भयानक घटना से जुड़ गई। तो अब माँ बाप की खोज सिर्फ चिंता नहीं रही, अब वो सच जानना चाहते थे। हाँ, अब सवाल था कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? क्या उस घर में आग लगी थी? और क्या आन्या की बातें किसी असली घटना से मिलती हैं? बिल्कुल। तो लेख के अनुसार उन्होंने फिर पता करना शुरू किया। आसपास के लोगों से पूछा। खासकर जो पुराने लोग हों, बुजुर्ग, उन्हें पता होता है अक्सर। हाँ बिल्कुल। और जो पता चला उसने आन्या की बातों को एकदम सही साबित कर दिया। सच में? क्या पता चला? बुजुर्गों ने बताया कि हाँ, करीब 6 साल पहले उसी घर में बहुत भयंकर आग लगी थी। 6 साल पहले? आन्या तो तब 3 साल की थी, मतलब ये घटना उसके इस जन्म से करीब 3 साल पहले हुई। हाँ, ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। ये पुनर्जन्म वाली बात को और वजन देता है लेख के हिसाब से। और क्या बताया बुजुर्गों ने? सिर्फ आग के बारे में? नहीं, और भी। उन्होंने बताया कि उस आग में रीना नाम की एक छोटी बच्ची की जलकर मौत हो गई थी। बहुत दर्दनाक मौत। रीना? और सबसे खास बात, जो सीधे आन्या की बात से जुड़ती थी। रीना एक गरीब फूल बेचने वाली औरत की बेटी थी। फूल बेचने वाली की बेटी? अरे, ये तो नैनीताल में घर, आग में मौत, फूल बेचना। आन्या ने ये सब बताया था। हाँ, हर बात रीना की कहानी से मिल रही थी। अब इससे संयोग कहना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। डिटेल्स इतने सटीक हैं। हाँ, लेख तो यही कहता है कि संयोग की गुंजाइश अब लगभग खत्म हो गई थी। तो क्या रीना की कोई तस्वीर वगैरह मिली जिससे पहचान हो सके? हाँ, यही आखिरी कड़ी थी। लेख के अनुसार किसी ने रीना की एक पुरानी फोटो ढूंढ निकाली और वो आन्या को दिखाई गई। और आन्या ने क्या कहा? तस्वीर देखते ही आन्या ने फौरन कहा, ये तो मैं ही हूं माँ, और ये कहकर वो फिर रो पड़ी। ये तो मैं ही हूँ। हे भगवान, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक अनजान मृत बच्ची की तस्वीर को अपनी तस्वीर बताना और उस पर इतना गहरा रिएक्शन देना। ये सामान्य मनोविज्ञान से तो परे लगता है। लेख इसे कैसे देखता है? जैसे पिछले जन्म की यादों पर आखिरी मुहर। बिल्कुल। लेख के अनुसार इस पॉइंट पर रमेश और सुशीला के मन में जो भी शक था, वो अब लगभग यकीन में बदल चुका था। होना ही था। यादें, नैनीताल का घर, आग, फूल बेचना, फिर तस्वीर से पहचान, सब कुछ एक साथ जुड़ गया। हाँ, सारी कड़ियां रीना की कहानी तक ले जा रही थीं। तो लेख ने घटनाओं को बड़े अच्छे क्रम में रखा है। बच्ची की धुंधली यादें, माँ बाप का शक, और फिर हैरानी, नैनीताल की यात्रा, वहां घर और घटना की पुष्टि, और आखिर में तस्वीर से पहचान। हर कदम पर रहस्य गहराता गया और पुनर्जन्म की बात ज्यादा मजबूत होती गई, लेख के हिसाब से। हाँ, ये सिर्फ टुकड़े नहीं रहे, एक पूरी तस्वीर बन गई। इसके बाद हाँ। कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। अच्छा, वो क्या? लेख बताता है कि जब ये सब साफ हो गया, हाँ। तो आन्या ने जिद पकड़ ली कि उसे अपनी पिछली माँ से मिलना है, मतलब रीना की माँ से। ओहो। रीना की माँ से मिलने की जिद, हाँ, ये भी बड़ी बात है। अगर वो सच में रीना ही है, तो अपनी माँ के लिए खिंचाव महसूस करना स्वाभाविक है। शायद कोई अधूरा रिश्ता पूरा करना चाहती हो सकता है। तो क्या मुलाकात हुई? हाँ, हुई। और लेख उसे बहुत ही भावुक तरीके से बताता है। लिखा है कि जैसे ही रीना की माँ सामने आई, हाँ, आन्या बिना किसी के बताए, बिना झिझके दौड़कर उनसे लिपट गई। सच में? हाँ। और उसने जो कहा वो सुनकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। उसने कहा, माँ, अब मैं ठीक हूँ, मुझे फिर से प्यार मिला है। अब मैं ठीक हूँ, मुझे फिर से प्यार मिला है। ये शब्द कितने गहरे हैं, है ना? जैसे वो कह रही हो कि आग का डर, वो दर्द अब खत्म हो गया और मुझे फिर से प्यार मिला है। शायद वो माँ का प्यार जो उस जन्म में अधूरा रह गया था। हाँ, लेख कहता है कि ये देखकर वहां जितने लोग थे, सबकी आंखें नम हो गईं। यकीनन, ये सिर्फ एक बच्ची का मिलना नहीं था, ये जैसे 2 जन्मों का मिलन था। बहुत इमोशनल। लेख इसी पल को कहानी की आत्मा कहता है, जहां लॉजिक पीछे रह जाता है और भावनाएं सामने आ जाती हैं। एक माँ जिसने अपनी बेटी खो दी और एक बच्ची जो अपनी पिछली माँ को याद कर रही थी, दोनों को शांति मिली होगी शायद। हाँ, रमेश और सुशीला के लिए भी ये सब देखना कितना अलग अनुभव रहा होगा। तो क्या इस मिलन का कोई असर हुआ अन्या पर बाद में? हाँ बिल्कुल। लेख इसी तरफ इशारा करता है कि ये सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था, बल्कि शायद आत्मा की शांति के लिए जरूरी था। अच्छा, कैसे पता चला? आन्या के व्यवहार में बदलाव आया। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद रमेश और सुशीला ने नोटिस किया कि आन्या बदल गई है। किस तरह का बदलाव? वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगी थी। वो जो डर, बेचैनी थी, जिसका जिक्र वो पहले करती थी, खासकर आग वाली बात को लेकर,
वो कम हो गई थी। अच्छा। उसने खुद अपनी माँ सुशीला से कहा, अब मुझे नींद अच्छी आती है माँ, अब डर नहीं लगता। अरे वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। हाँ, मतलब पहले की वो बेचैनी, रोना, डर, वो सब पिछले जन्म के सदमे जैसा था। शायद। और अब रीना की माँ से मिलने के बाद उसका ये कहना कि डर नहीं लगता, नींद अच्छी आती है, ये तो साफ इशारा है कि उसे उस बोझ से मुक्ति मिल गई। रमेश और सुशीला ने भी यही समझा। लेख उनके नजरिए को बताता है कि उन्हें लगा जैसे आन्या की आत्मा को, या कहें रीना की आत्मा को, शांति मिल गई है। वो अधूरा प्यार, अधूरी कहानी, वो दर्दनाक अंत, शायद अब वो शांत हो गया। तो लेख का सार यही निकलता है कि रीना की अधूरी कहानी आन्या के जरिए पूरी हुई। हाँ, इस नजरिए से देखें तो पुनर्जन्म सिर्फ यादों का लौटना नहीं है, बल्कि शायद जीवन के अधूरे काम, अधूरे एहसास या पिछले जन्म के सदमों से उभरने का भी एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, हाँ। एक बच्ची है आन्या, उसे पिछला जन्म याद है। हाँ। वो जगहें पहचानती हैं जहां वो कभी नहीं गई, खासकर अपनी मौत की जगह। उसकी बातें एक असली घटना से, रीना की कहानी से पूरी तरह मेल खाती हैं। तस्वीर से पहचान भी करती है। और अंत में अपनी पिछली माँ से मिलकर उसे एक तरह की शांति मिलती है। ये सब लेख के अनुसार है। बिल्कुल। लेख इसे आत्मा के सफर का एक सबूत मानता है, एक ऐसा सफर जो जन्म मृत्यु से परे है। हाँ, ये विचार कि हमारी भावनाएं, रिश्ते, अधूरे अनुभव शायद एक जीवन से दूसरे में जाते हैं। लेख का दृष्टिकोण तो साफ तौर पर पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा पर ही है। घटनाओं को उसी तरह से पेश किया गया है। हाँ, कहानी का ढांचा उसी विचार को मजबूत करता है। जाहिर है ये एक खास स्रोत पर आधारित है, और ऐसे दावों की सच्चाई परखना हमेशा ही मुश्किल और विवादास्पद रहा है। बिल्कुल। हम तो बस उस स्रोत में जो कहानी है और उसके जो मायने निकाले गए हैं उसी पर बात कर रहे हैं। सही कहा। तो इस सब के बाद जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या टेक अवे हो सकता है, क्या सोच लेकर जाएं इस कहानी से? मेरे ख्याल से ये कहानी, अब चाहे हम इसे सच माने या सिर्फ एक कहानी, हमें जीवन, मृत्यु, चेतना, इन सब की गहराइयों के बारे में सोचने का मौका जरूर देती है। अगर, जैसा ये लेख कहता है, ऐसी घटनाएं मुमकिन हैं, तो फिर इंसान का अनुभव, हमारा अस्तित्व, हमारी समझ कितनी लिमिटेड है इसके बारे में। क्या हमारी चेतना सिर्फ इसी शरीर, इसी जीवन तक है? या फिर जैसा आपने कहा, हमारी अनकही कहानियां, गहरी भावनाएं, अधूरे रिश्ते, क्या वो किसी अनदेखे लेवल पर सफर करते रहते हैं जिसके बारे में हमें अभी कुछ पता ही नहीं है? ये वो सवाल हैं जो शायद हमेशा पूछे जाते रहेंगे, विज्ञान में, दर्शन में, अध्यात्म में। निश्चित रूप से ये कहानी हमें उन रहस्यों पर सोचने को मजबूर करती है जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से शायद परे हैं। और इन्हीं सवालों और ख्यालों के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।